नमस्कार साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं हम और हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। देखिए मित्रों, आप जानते ही हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान ये टॉपिक सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियोज़ में हमने अभिवृद्धि एवं विकास की परिभाषाएँ, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर तथा इनके प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की। आज हम इनकी अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए मित्रों, बाल विकास में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इन निम्नलिखित अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम अवस्था है गर्भावस्था। ये जो अवस्था है ये 0 से प्रारंभ होती है और बालक के जन्म तक चलती है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य विषय वस्तु ये है कि एग्ज़ाम में कई बार शैशवावस्था के लिए भी ये ऑप्शन आता है 0 से 6 वर्ष या 0 से 5 वर्ष। तो शैशवावस्था कभी भी 0 से प्रारंभ नहीं होती है, शैशवावस्था हमेशा जन्म से प्रारंभ होती है। गर्भावस्था ही 0 से प्रारंभ होगी। अब ये जो 0 से जन्म तक की अवस्था है, इसका भी काल निर्धारण किया गया है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, सब में हमने काल निर्धारण किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी काल निर्धारण है। और सामान्यतया गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम 9 माह का काल मानते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत 280 दिन का जो समय है ये गर्भावस्था का समय माना जाता है। 9 माह 10 दिन का समय। ये प्रश्न भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गर्भावस्था का समय कितना होता है, तो 280 डेज, 270 डेज हमें नहीं करना है, हमें 280 दिन ही करना है। इसके बाद में आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था का काल है जन्म से 6 वर्ष। तत्पश्चात बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है। बाल्यावस्था का समय होता है 5 से 6 वर्ष से प्रारंभ होता है तथा 12 से 13 वर्ष तक चलता है। किशोरावस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक चलती है। तत्पश्चात प्रौढ़ावस्था में बालक प्रवेश करता है और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से प्रारंभ होकर अंत तक हम प्रौढ़ावस्था ही मानते हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आगे भी अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें उत्तर प्रौढ़ावस्था, पूर्व वृद्धावस्था, उत्तर वृद्धावस्था, इस प्रकार से अवस्थाओं का वर्णन किया है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से मनोविज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं तो ये अवस्था ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनमें से भी शैशवावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक ये 4 अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चलिए अब हम आज सर्वप्रथम शैशवावस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन कहे हैं, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम पहले उनके ऊपर चर्चा करें कि शैशवावस्था क्या है। मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो साहब ने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी माना जाए। कुल मिलाकर क्रो एंड क्रो साहब 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी मानते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। और ये किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने कहा। हरलोक ने कहा कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। खतरनाक काल क्यों कहा? देखिए, हम जितनी भी रिपोर्ट्स देखते हैं, सभी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बालकों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में पाई जाती है। इसीलिए हरलोक महोदया ने इसे
एक खतरनाक काल कहा, एक किसी अपीली काल भी कहा है। हरलोक महोदया का एक कथन है कि शैशवावस्था एक अपीली काल है। अपीली काल मतलब बालक किसके अंदर अपील करता है, तो एक खतरनाक काल है, एक अपीली काल है। वियना के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि बालकों को जो कुछ भी बनना होता है वह आरंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। कि बालक का जितना विकास होना होता है, बालक आगे अपनी जिंदगी में क्या बनेगा, वो हमें उसके 4 से 5 वर्ष के कार्यकाल में पता लगना प्रारंभ हो जाता है कि बालक का आगे का समय कैसा रहेगा या बालक क्या बनेगा। ये कहना चाहते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक हैं एडलर साहब। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि बालक का उसके जीवन में क्या स्थान है। देखिए, हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे देते हैं। वही चीज़ लगभग एडलर साहब कहना चाह रहे हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। चलिए कुछ और कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। सिगमंड फ्राइड साहब ने एक और कथन कहा कि इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। देखिए मित्रों, काम प्रवृत्ति के बारे में केवल सिगमंड फ्राइड साहब ही इस अवस्था के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन करते हैं और उन्होंने इस अवस्था में लिबिडो आदि 5 अवस्थाओं का भी वर्णन किया है, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इनके अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यून हो जाती है और किशोरावस्था में पुनः काम प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। ये क्रम है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार कि शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। इसके बाद में विलियम मैकडूगल साहब हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। ये कहते हैं कि शिशु में मुख्यतया 4 संवेग पाए जाते हैं। देखिए, विलियम मैकडूगल साहब ने, आप जानते ही हैं, एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। इसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियोस में चर्चा की है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, और इसको हम प्रेरकवाद भी कहते हैं। और इस सिद्धांत में इन्होंने 14 संवेग और उनसे जुड़े 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में वर्णन किया है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि शिशु में मुख्यतया 4 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। प्रेम, भय, क्रोध एवं पीड़ा, ये विलियम मैकडूगल साहब का मानना है। वाटसन साहब इससे अलग मानेंगे और अन्य मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इससे अलग मानते हैं। विलियम मैकडूगल साहब का ये मानना है कि शैशवावस्था में या शिशु में मुख्यतया 4 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, प्रेम, क्रोध एवं पीड़ा। इसके बाद में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं E.L. थॉर्नडाइक साहब। ये भी एक इम्पोर्टेंट कथन है जो प्राय एग्जाम में पूछा जा चुका है। थॉर्नडाइक साहब के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु तक बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। अर्ध स्वप्नों की अवस्था में, यानी कि बालक पूर्णतया स्वप्नावस्था में भी नहीं है और पूर्णतया चेतन अवस्था में भी नहीं है। इस अवस्था में बालक अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है, अर्थात वह अपने मस्तिष्क में, अचेतन मन में विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं को करता रहता है और उन परिकल्पनाओं के आधार पर अपना हंसता रहता है, रोता रहता है, इत्यादि क्रियाओं को करता रहता है। इसे इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। एक और इम्पोर्टेंट कथन है गुडैनफ के अनुसार, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये गुडैनफ साहब का मानना है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 50% 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। और आप ये जानते ही हैं कि
बालक जब जन्म लेता है सबसे ज़्यादा उसका मस्तिष्क का विकास हुआ होता है। मस्तिष्क का जो आकार होता है वो अन्य अंगों की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है सबसे ज़्यादा बालक का मस्तिष्क विकसित होता है। और इन 6 वर्षों की अवस्था में, शैशवावस्था में, बालक का जो मस्तिष्क है उसका 90% तक विकास हो जाता है। ये शैशवावस्था में पाया जाता है। चलिए अगले कथनों की ओर चले। शैशवावस्था के कुछ उपनाम जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। शैशवावस्था को हम भावी जीवन की आधारशिला कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहीं से बालक का जो विकास है उसका एक आधार, एक बेस तैयार होता है। और आप देखते ही हैं कि गुडैनफ साहब ने कहा कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। सिगमंड फ्रायड साहब कह रहे हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो आरंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये जीवन की आधारशिला है। इसको हम जीवन की आधारशिला कह सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि ये संस्कारों के निर्माण की अवस्था है, कि बालक के अंदर जो भी संस्कार हम देना चाहते हैं वो हम इसी अवस्था में दे सकते हैं। बालक के अंदर यहीं पर संस्कारों का विकास होता है, और ये जो संस्कार हम बालक को इस अवस्था में प्रदान करते हैं वे बालक के ताउम्र बालक के साथ रहते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इसे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालक में तर्क करने की योग्यता नहीं होती है। बालक चिंतन तो करता है, लेकिन कैसा करता है? अतार्किक करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाएगा, बालक के अंदर चिंतन की जो अवस्था होगी वो तार्किक होती चली जाएगी, वो मूर्त रूप में भी स्थित हो जाएगी। तो ये जो अवस्था है इसको हम कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था अनुकरण से सीखने की अवस्था है। देखिए, इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक के सामने जो भी घटना घटित होती है, चाहे वो विद्यालय में हो चाहे वो घर में हो, बालक उनका अनुकरण करता है। आप देखते होंगे कि बालक जब विद्यालय से घर आता है तो बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। वो उसकी तरह पढ़ाता है, उनकी तरह अन्य क्रियाओं का भी करता है। या हम देखते हैं कि बालक जब टेलीविज़न पर कोई नाटक को देखते हैं या कुछ अन्य प्रोग्राम देखते हैं तो बालक उनको अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर देता है, बालक उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। तो इसे हम कहते हैं अनुकरण की अवस्था। फिर मनोवैज्ञानिक इसे खिलौनों की अवस्था मानते हैं। देखिए, खिलौनों की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खिलौनों की अवस्था है वो शैशवावस्था को ही माना जाता है। इसीलिए हम शैशवावस्था को ही खिलौनों की अवस्था मानते हैं। अगर ऑप्शन में हमारे सामने शैशवावस्था होता है तो सबसे पहले हम शैशवावस्था ही खिलौनों की अवस्था को मानेंगे। अगर शैशवावस्था ऑप्शन में ही नहीं है तो हम बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को भी खिलौनों की अवस्था मान सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि हरलोक महोदया ने कहा था कि ये जीवन का सबसे खतरनाक काल है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में शिशुओं की मृत्यु दर जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इसे खतरनाक काल की संज्ञा दी। किसने दी? हरलोक महोदया ने दी थी। अब हम शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। इस अवस्था में बालक आपसे अनावश्यक प्रश्न पूछता है। वो इतने प्रश्न पूछता है कि आप स्वयं परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है तथा वो सब कुछ जानना चाहता है, क्योंकि वो नया नया इस संसार में आया है और वो इस संसार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना चाहता है। फिर दूसरी विशेषता में हम कहते हैं कि इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये सीखने का आदर्श काल है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक अनुकरण के द्वारा सीख रहा है, बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल है, इसलिए इसे हम सीखने का आदर्श काल कहते हैं। शैशवावस्था में व्यक्ति
शैशवावस्था व्यक्ति के भावी जीवन को प्रभावित करती है। क्योंकि हम इसे जीवन की आधारशिला मान रहे हैं, तो ये जो अवस्था है ये व्यक्ति के जीवन, संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। इस अवस्था में प्राप्त संस्कार, इस अवस्था में प्राप्त आदतें, इस अवस्था में प्राप्त क्रियाओं का व्यक्ति पूरी जिंदगी उसको ग्रहण करता है तथा उनको पकाता है। इसको हम संचय काल कह सकते हैं और अगली अवस्था को हम परिपाक काल कह सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था व्यक्ति के भावी जीवन को प्रभावित करती है। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। उसको हम, क्योंकि इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क जो है वो ही सबसे ज़्यादा विकसित है, इसीलिए बालक का मस्तिष्क जो होता है वो अत्यंत ग्रहणशील होता है। बालक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसीलिए हम इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के अंत तक मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। आप देखिए कि इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास है वो तो अत्यंत तीव्र गति से हो ही रहा है। शारीरिक विकास की गति से ये सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ बालक का मानसिक विकास भी अत्यंत तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि बालक में सीखने की क्षमता जो है वो अत्यंत प्रबल है। बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है। बालक के मस्तिष्क की ग्रहणशीलता जो है वो अत्यंत प्रबल होती है। तो इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी अत्यंत तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में आते आते बालक का शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा सा रुक सा जाता है, और जब बालक किशोरावस्था में जाएगा तो पुनः बालक का मानसिक और शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो अवस्था है ये शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बालक में सामाजिकता नहीं होती है, न ही बालक में किसी प्रकार की नैतिकता होती है। उसे ये मतलब नहीं होता है कि मेरी क्रिया से दूसरों को कितना दुख पहुंच रहा है। इस अवस्था में बालक केवल अपने सुख की कामना करता है। इसीलिए इसे सिगमंड फ्राइड साहब ने इदम प्रवृत्ति से वर्णित किया कि इस अवस्था में बालक में इदम प्रवृत्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इदम प्रवृत्ति सुखवादी प्रवृत्ति होती है। बालक को केवल अपना सुख चाहिए। इसीलिए कहा गया कि इस अवस्था में बालक में सामाजिकता एवं नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक में शब्दों, वाक्यों या क्रिया को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक शब्दों को, वाक्यों को, क्रियाओं को बार बार दोहराता है, क्योंकि वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, और वो जितना उन क्रियाओं को दोहराता है वो क्रियाएं उतनी ही बालक के लिए सुदृढ़ होती चली जाती हैं, और वो बालक उन क्रियाओं को अच्छे तरीके से करना प्रारंभ कर देता है, उन शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है, उन वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि इस अवस्था में निर्भरता ज़्यादा रहती है। बालक के अंदर अभी स्वायत्तता नहीं आई है, बालक अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसीलिए बालक इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है, चाहे वो किसी भी क्रिया के लिए, चाहे वो भोजन के लिए हो या वो अन्य क्रियाओं के लिए बालक अपने माता पिता पर या अन्य घर के लोगों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक का मूल व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। चूँकि विलियम मैकडूगल साहब ये मानते हैं कि बालक का समस्त व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, संवेगों के द्वारा ही मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, और मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वही व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी को उन्होंने प्रेरकवाद कहा। तो इस अवस्था में बालक का जो समस्त व्यवहार होता है वो बालक की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियां सदैव जन्मजात होती हैं। इसके बाद हम देखें, इस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। बालक में आत्म प्रेम होता है। आत्म प्रेम मतलब जिसे हम
सिगमंड फ्राइड साहब ने नार्सिसिज्म की उपाधि दी। इन्होंने आत्म प्रेम को नार्सिसिज्म कहा। बालक में आत्म प्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। बालक स्वयं को शीशे में देखकर स्वयं से प्रेम करता है। जब किशोरावस्था में आता है तब भी बालक शीशे में देखता है, लेकिन उस समय बालक में केवल नार्सिसिज्म नहीं होता है, केवल आत्म प्रेम नहीं होता है, उस समय बालक में विपरीत लिंगी आकर्षण भी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहां पर केवल नार्सिसिज्म होता है, जिसमें बालक आत्म प्रेम की भावना बालक में प्रबल होती है तथा वह अपने सामने किसी दूसरे से प्रेम प्रदर्शन सहन नहीं कर पाता है। और अगर यदि ऐसा कोई करता है, यदि बालक के सामने बालक की माता किसी अन्य बालक को गोद में उठाती है, अन्य बालक को प्रेम करती है, तो उसे अन्य बालक से जलन होती है, अन्य बालक से ईर्ष्या होती है, वह उसको सहन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बालक में आत्म प्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। फिर सिगमंड फ्राइड साहब ने 2 और ग्रंथियों के बारे में चर्चा की। इन्होंने कहा कि 4 से 5 वर्ष की अवस्थाओं में बालकों मतलब लड़कों में मातृप्रेम तथा पितृविरोधी ग्रंथि का विकास होता है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं और पिता से विरोध करते हैं। इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से कहा गया कि ये जो क्रिया है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होती है, ऑडिपस ग्रंथि के कारण होती है, जिसमें बालक 4 से 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता से प्रेम करता है तथा पिता से विरोध करता है। इसी प्रकार बालिकाओं में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण बालक पितृ प्रेम करता है। बालिका जो होगी वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करेगी और माता का विरोध करेगी। तो देखिए यहाँ पर भी विपरीत लिंगी है, लेकिन ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि के कारण हो रही है, जिसमें बालक जो होगा वो माता से प्रेम करता है ऑडिपस ग्रंथि के कारण, और बालिका जो होती है वो पिता से प्रेम करती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण। तो ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम शैशवावस्था के प्रमुख जो आयाम हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वो हम अगले वीडियो में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इस संबंध में आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।